भारत के पहले शून्य उत्सर्जन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जेवर में रखी आधारशिला। कहा, ये हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स का बनेगा गेटवे। जेवर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, 20 साल तक राज्य और केंद्र की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में विकास को रोके रखा। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के नए आयामों से रूबरू हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बहुमत से आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब जिलों से समाचारों में आपका स्वागत है। जेवर एयरपोर्ट 21वीं सदी की अत्याधुनिक सुविधाओं से साथ देश के आधुनिकतम हवाई अड्डों में से एक होगा। एयरपोर्ट के रखरखाव से लेकर यात्रियों की सहूलियतों के लिए यहां विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर आ सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पहुंच सकते हैं। यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बदौलत कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो विकास को भी गति मिलेगी। ये हवाई अड्डा आधुनिकतम तकनीक से युक्त एशिया का सबसे बड़ा और देश का पहला जीरो एमिशन और एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र वाला हवाई अड्डा होगा तो उत्तरी भारत के लिए बनेगा लॉजिस्टिक का द्वार।
इसी के साथ यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 21वीं सदी का नया भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की नई इबारत लिख रहा है। अवसंरचना क्षेत्र की कायाकल्प के साथ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। देश की कनेक्टिविटी में नया अध्याय जोड़ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास चक्र को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्षेत्र में सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एयरपोर्ट एमआरओ यानी विमानों के रखरखाव देखभाल का केंद्र भी बनेगा। आज भी 85% विमानों को एमआरओ सेवा के लिए विदेश भेजना पड़ता है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को कुशीनगर हवाई अड्डा, 9 मेडिकल कॉलेज, महोबा में नए बांध और सिंचाई परियोजनाएं, झांसी में रक्षा गलियारा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने जेवर में जब संबोधन किया तो संबोधन में कई बड़ी बातें सामने रखी हैं। जेवर की जमीन से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति नहीं राष्ट्रनीति का हिस्सा होना चाहिए। उनके इस बयान के बीच देश का गौरव बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे की कहानी तो थी ही, जो पिछली सरकार की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा था, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने ये तंज उन सभी विपक्षी दलों पर कसा जो हर कार्य को राजनीति में नफे नुकसान के चश्मे से देखते आ रहे हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र प्रथम की नीति को धरातल पर उतारने की उत्कृष्ट अवसंरचना है। 1300 हेक्टेयर से अधिक की भूमि में फैला ये हवाई अड्डा समग्र कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति नहीं राष्ट्रनीति का हिस्सा होना चाहिए और इसी सिद्धांत पर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं होती थीं, लेकिन उनके पास कोई ठोस नीति और योजना नहीं होती थी। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना भी लखनऊ और दिल्ली सरकार की खींचतान के बीच फंस गया था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के प्रयास से इसका शिलान्यास संभव हो पाया है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसानों की जमीनों के मुआवजे की समस्या रही है। सरकारी अड़चनों के कारण सालों साल जमीनें बेकार पड़ी रहती थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान निकाला। पहले किसानों की जमीनों को लेकर
जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यही आसपास पहले की सरकारों के दौरान अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए किसानों से जमीन तो ली गई, लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए गए, विकास की यात्रा में राज्य को पीछे धकेल दिया गया। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर अब तेजी से दौड़ रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर, मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राज्य के विकास का एक नया इतिहास लिख रही हैं। वैश्विक कनेक्टिविटी और आर्थिक केंद्रों को बढ़ावा देकर किसान का कल्याण और राज्य का समग्र विकास प्रधानमंत्री का विजन है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए आयाम तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया है। 2014 के बाद से भारत में एक सुखद बदलाव देखा गया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचारों में लेते हैं अब एक विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सीतापुर में भाजपा अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ये तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र बताते हुए कहा कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसने बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडा
गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब योगी सरकार ने गुंडों को राइट टाइम कर दिया है। प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है। और मैं तो कह सकता हूं, सपा के सरकार के समय भी फला मंत्री पर आरोप लग गए, किसी पर भ्रष्टाचार के, किसी पर बलात्कार के, किसी खुलेआम पैसा लेने के। लेकिन मैं यहां ही नहीं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। 7.5 वर्षों से दिल्ली में हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी। बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह दे किसी मंत्री के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई तो उंगली उठा के कह दे। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के मंडल व्यापारी सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का मिर्जापुर में व्यापारियों ने स्वागत किया। व्यापारी सम्मेलन में लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिरकत की। उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीतल उद्योग मिर्जापुर का सबसे प्राचीन व्यवसाय है और प्रदेश सरकार इसके संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रही है। व्यापारियों की मांग के अनुरूप पीतल उद्योग को नगर के नजदीक औद्योगिक संकुल बनाने के निर्देश दिए। जो हम लोग की स्कीम है, जिसकी महत्वाकांक्षी स्कीम है ओडीओपी, मुख्यमंत्री जी लेकर आए थे 2018 में। उसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान है, प्रधानमंत्री रोजगार है, फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है युवाओं के लिए। इन सब में हम लोग जो युवाओं को किस प्रकार से लोन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, टूल किट देते हैं, ये काम कर रहे हैं। अब एक नई स्कीम के साथ हम लोग जो खुदरा बाजार के लोग हैं उनको भी इन स्कीमों से जोड़ा जा रहा है और एमएसएमई के तहत उनको लिया जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं था। उन लोग को भी ये लोन और अन्य योजना का लाभ मिलेगा और सब्सिडी का जो रेट है इंटरेस्ट रेट का मिलेगा। और कल को जो नए सुधार करने हैं, अपने जो दुकान है वो कर नहीं पाते, उनको और बेहतर बनाने का, जिसका आजकल एक आधुनिक तरीके से बन रहे हैं, वो सब चीजों का। समाचारों में लेते हैं अब एक विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने ट्रैक्टर चलाकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। रैली को संबोधित करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के हजारों लाखों करोड़ों किसानों की भावनाओं को समझ करके उन्होंने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये आप में एक अद्भुत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया है कि पूरे देश का भला चाहते हैं, वो किसान का भला चाहते हैं और वो निर्णय लिया है। कोई गठबंधन 2014 में भी गठबंधन थे, 2017 में भी गठबंधन थे, 2019 में भी गठबंधन थे। कोई गठबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं रुक पाएगा। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इस बार का यूपी चुनाव भाजपा बनाम सपा होगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी 300 पार सीटें ला रही है। संभल में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंची उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 के पार सीटें ला रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास की गंगा बह रही है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर कहा कि उन दोनों को अपनी शुभकामनाएं देती हैं, मगर यूपी
में बीजेपी ही आ रही है। बेबी रानी मौर्य मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार का चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी जो एक उत्साह है समाज में, जो एक उत्साह है हमारे भाइयों और बहनों में, खासकर मैं तो अब दलितों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मोर्चे के कार्यक्रम में आई हूँ, तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे बनाएंगे हम लोग। चाहे कोई भी दल कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मोह नहीं है, लेकिन हमारा समाज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और अब समाचारों में लेते हैं एक और विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रावस्ती जिले में पहले कूड़ा पृथक्करण केंद्र का जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने उद्घाटन किया। कूड़ा पृथक्करण केंद्र बनने से ग्रामवासियों को बड़ा फायदा होगा। कूड़ा पृथक्करण केंद्र में गांव का जो कूड़ा निकलता है उसको वहां पर इकट्ठा करके अलग अलग उपयोग में लाया जाएगा, जिससे गांव के किसानों को कूड़े से भी आय का स्रोत बन जाएगा। आज इस गांव में मैं आई हूँ। ये गांव ODF प्लस डिक्लेयर हुआ है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे वेस्ट डिस्पोजल तो बहुत पहले से चल रहा है। वेस्ट सेग्रीगेशन पे बात हो रही है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, फिर उसमें भी अलग तरीके के जो वेस्ट है, प्लास्टिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, उससे वर्मी कंपोस्टिंग करना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है और ये सब पॉसिबल हुआ है गाँव वालों के सहयोग से, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें रहा है। यूनिसेफ का भी इसमें योगदान रहा है। यूनिसेफ ने सभी लोगों को मोबिलाइज किया है और मैं ये आशा करती हूँ कि इसी तरह जनपद श्रावस्ती के और भी गांव ODF प्लस डिक्लेयर। बुंदेलखंड के पिछड़े जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि जनपद की प्रत्येक सरकारी दुकानों में नोडल अधिकारी की देखरेख में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कोविड-19 नियमों का अनुपालन कराते हुए कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि पहले चरण के वितरण में हमीरपुर में अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में रिकॉर्ड कायम किया है। जी सर, मेरा नाम अजय कुमार लाक्षाकार है, कालीपुरा में रहता हूँ और यहाँ पर हम राशन लेने आते हैं। 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ मिलता है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से आते हैं, आराम से हमें राशन मिल जाता है और लेकर के चले जाते हैं, जिसके लिए मोदी जी और योगी जी के धन्यवाद। 3 यूनिट में गल्ला मिलता है हमें और 15 किलो मिलता है, कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम सुशील कुमार है। मोदी योगी ने बहुत अच्छा काम किया, अभियान लेकर गरीब जनता को भला किया है। हर 15 दिन में 2 बार अभियान मिल रहा है। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज के ही दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। We, the people of India. आज संविधान दिवस है, जो हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को 1949 में इसी तारीख को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के मनाने के लिए
भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और सभा के सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदस्यों से समर्पण की शपथ लेने का आह्वान किया। At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land retain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। एक नवजात राष्ट्र में संविधान सभा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैं ये भी मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा अख्तियार, मुकम्मल अख्तियार इस बात का है कि वो अपनी कार्रवाई जिस तरह से चाहे करे, इसके अंदर वो जो कुछ करना चाहे करे और इसमें किसी भी बाहर की ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाइयों में वो कुछ भी हस्तक्षेप या दस्तंदाजी कर सके। संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे महान राष्ट्र की विभिन्न विचारधाराओं और विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने कहा था, Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. विविध मतों के बावजूद संविधान सभा ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों पर धाराएं नागरिकों के उचित व्यवहार और आचरण सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारत के लोग संविधान के परम संरक्षक हैं। उनमें ही संप्रभुता निहित है और उन्हीं के नाम पर संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है, लेकिन नागरिक भी संविधान का पालन करके, उसकी रक्षा करके और अपने शब्दों तथा कार्यों से इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले शून्य उत्सर्जन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जेवर में रखी आधारशिला। कहा, यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स का बनेगा गेटवे।
जेवर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा 20 साल तक राज्य और केंद्र की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में विकास को रोके रखा। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के नए आयामों से रूबरू हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बहुमत से आ रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।